नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज अब जैसे कि अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासें चल रही थी दोस्तों, आपने आराम से इंडियन पॉलिटी की बाकी क्लासों का आनंद लिया होगा। अपन ने संविधान निर्माण में क्या क्या बाधाएं आई, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, भारत के जो संविधान निर्माण में कौन से देश से अपने को क्या क्या चीजें लेनी थी, वो भी अपन ने बात करी दोस्तों। इसके बारे में अपन एक एक चीज एक एक बात पढ़ेंगे दोस्तों अभी, कि भाई कौन से देश से अपने कौन से अपने संविधान के जो आर्टिकल है वो लिए, संविधान में कौन सी व्यवस्था है, कौन से देश से ली, राष्ट्रपति का अपन पद कहाँ से लिया, प्रधानमंत्री का कहाँ से लिया, अपने उपराष्ट्रपति का कहाँ से लिया, संसद का प्रावधान कहाँ से लिया, ये सारी चीजें दोस्तों अपन पढ़ेंगे। वो अपन पढ़ रहे थे। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, ये कंटेंट आपको लाखों रुपए की फीस देके भी आपको नहीं मिलता है। मेरी मजबूरी है दोस्तों कि मैं ये कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं तो मुझे पता है कि आपको इन चीजों की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो फ्री में कोई भी चीज मिलती है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता दोस्तों। अगर आपको फ्री में कोई भी चीज मिल रही है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब उस चीज की वैल्यू नहीं होती तो मैं आपको बस एक चीज कह सकता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, आप समझे कि हम सर क्या समझा रहे हैं। आप एक एक चीज का नोट्स बनाइए कि भाई रीजनिंग में क्या हो रहा है, पॉलिटी में क्या हो रहा है, और इनका और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आने वाले मोस्ट प्रोबेबली 10 डेज में, मतलब 10 दिनों के भीतर मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी, मैथ्स और बायो, इन तीनों की दोस्तों क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आने वाले 25 तारीख तक मैं आपको कमिटमेंट देता हूं दोस्तों कि 25 तारीख के दिन से अपने आपको रेगुलर 6 क्लासें मिलने लग जाएगी। उसके बाद में आप बस पढ़िए दोस्तों, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, देखो दोस्तों, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है आरएस का। अगर आरएस प्री में कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर चल जाए तो आप मुझे बता देना। आरएस मेंस में आपको जो मैं पॉइंट बनवा रहा हूं दोस्तों, बुलेट वाइज पॉइंट एक एक, वो आपको याद करना है। मैंने आपको पता है दोस्तों बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से बताया है कि संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या चीज आई, संविधान सभा का शुरुआत में कैसे निर्माण हुआ। देखो, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा बिल पेश किया दोस्तों, एनी बेसेंट ने कौन सा बिल पेश किया, मोतीलाल नेहरू ने कौन सी बातें कही, महात्मा गांधी ने कब संविधान सभा की मांग करी, एम.एन. रॉय ने कब मांग करी, कैबिनेट मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था। अब मैं ये सारा पार्ट दोस्तों आधुनिक इतिहास का पार्ट है, लेकिन मैं आपको इनको टच कराते हुए बिंदुओं को लेके जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सीधा ही संविधान सभा पढ़ा दूं। अब देखो दोस्तों के, अब पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो अपने ऊपर कैसे शासन करते थे, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या करते थे, अपने जितने विभाग थे दोस्तों, देश के मुख्य पद, मतलब देश का जो भी आंतरिक फैसला होना था वो अंग्रेज करते थे, अपने भारतीयों की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती थी। तो क्या करा भारत के लोगों ने, उन्होंने कहा कि हमारा भारतीयों का शासन है, वो भारतीयों के ऊपर भारत के लोग ही शासन करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर दो। तो क्या हुआ, तो भारत के लोगों ने अंग्रेजों से क्या मांग करी दोस्तों, तो भारत की देखो जनता का जनता के लिए शासन, ये किसने मांग करी दोस्तों, भारत के लोगों ने। मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन भारत के लोगों को करना था। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई आपके देश में तो इतनी पार्टियां, अब जो वो ये भी हकीकत थी दोस्तों, अपने देखो देश आजाद हो रहा था उस टाइम कौन सी पार्टियां थी दोस्तों, कांग्रेस थी। मुख्य दल, जो मुख्य पार्टी थी जिनकी अंग्रेजों के नजर में सबसे ज्यादा इज्जत थी, वो कांग्रेस थी। इसके बाद में मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग। अब देखो दोस्तों, कोई जनसंघ था। इसके अलावा बहुत सारे मोर्चे थे, सभाएं थी। अब ये सारी चीजें दोस्तों तो थी देश में। अब देखो ये विविधता तो हो गई। अंग्रेज कहते थे कि आप अपने लिए एक ड्राफ्ट तैयार करो, ऐसा आप सब मिलकर, जिसको हम स्वीकार कर सके। आप पहले एक टेबल पर बैठो तो सही। अंग्रेजों को तो ये तक पता था दोस्तों कि भारत के लोगों में इतनी जातियां, इतने धर्म के लोग, इनकी खुद की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं, ये अपने आप में उलझ पड़ेंगे, इनके खुद को एक लाइन में बैठने का भी वो नहीं है। लेकिन भारत के लोगों में इतनी उस टाइम दोस्तों समझदारी थी कि उन्होंने एक टेबल पर बैठ के अंग्रेजों को प्रस्ताव पारित करके भी दिया कि भाई ये मोतीलाल नेहरू ने अपनी सूत्रीय मांगे रखी कि हमारे अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करो, आप मूल अधिकार तो भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करो। केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसको अंग्रेजों के विरुद्ध पारित भी करवाया दोस्तों, लेकिन गवर्नर जनरल ने उसकी स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद में उन्होंने मुंडीमैन समिति का गठन करा, क्योंकि देश में व्याप्त अशांति फैली थी, तो उसको शांत कराने के लिए उनको कुछ तो करना था। अब दोस्तों की भाई ये सारी चीजें कैसे हो रही थी,
भाई संविधान निर्माण में बाधाएं इतनी कैसे आ रही थी, और भारत के लोगों को ऐसा कैसे पता चला कि अपने देश में संविधान का निर्माण होना चाहिए। और संविधान निर्माण मतलब अपने भारतीय लोगों में तो अलग अलग जगह थे ना दोस्तों, कहीं पे रियासतें थी, कहीं पे प्रांत थे, कोई अलग ही रेजिडेंसी थी, सारी चीजें अलग अलग थी, कोई अलग धर्म का वो पूरा ही अपनी रियासत थी, पूरा मतलब देश में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे एकता का ऐसा अनुभूति होती थी, क्योंकि सब लोग पहले आपस में लड़ते थे। अपनी शुरुआत में क्या आदत थी दोस्तों कि अपने पहले मानो कि ये पूरा अपना भारत है। एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं रब करता हूं, देखो ये दोस्तों अपना भारत है। अब देखो उस टाइम देखो ये अखंड भारत था अपना पूरा, ये भी भारत का क्षेत्र ही हुआ करता था। अब देखो ये पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है दोस्तों, ये पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान। ये पहले किसका हिस्सा हुआ करते थे दोस्तों, अपने अखंड भारत का ही लगभग हिस्सा हुआ करता था। इधर म्यांमार आ गया, म्यांमार आ गया, ये यहाँ पे भूटान, ये नेपाल, चीन, ये बांग्लादेश, ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे श्रीलंका है, ये अपने लक्षद्वीप आ गया, ये अरब सागर आ गया दोस्तों, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, अंडमान निकोबार। ये यहाँ पे लक्षद्वीप आ गए, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब देखो दोस्तों नेपाल, चीन, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आगे दोस्तों। अब देखो क्या हुआ शुरुआत में अपने भारत में, क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा अखंड भारत था। तो अफगानिस्तान से यहाँ पे, अफगानिस्तान से भारत में अटैक करने कौन आते थे, लुटेरे। इसका कारण क्या था कि जो अफगानिस्तान का जो गजनी, मोहम्मद गोरी, या आपने बाबर बाबर कार, इनका नाम सुना होगा। क्या होता था दोस्तों कि जो भारत के जो व्यापारी थे ना, मेन भारत के व्यापारी क्या करते थे, यहां से चीन से और भारत से, भारत से तो किसका दोस्तों, मसालों का, मसालों का, और चीन से रेशम का, रेशम का। ये क्या करते थे दोस्तों, व्यापार। अब देखो यहां से सारे के सारे देश कहां जाते, जो भारत का ये जो ओल्ड सिल्क रूट था ना दोस्तों, ये क्या था, ओल्ड सिल्क रूट। ये क्या था दोस्तों, ओल्ड सिल्क रूट से क्या, ये कहां पे जाते थे, यूरोप में, यूरोप में व्यापार करने जाते थे दोस्तों, कहां पे, यूरोप में। क्योंकि जो भारत के जो निर्मित जो खादी के कपड़े हैं और जो रेशम के कपड़े हैं, क्योंकि वहां पे ठंड होती थी, रेशम के कपड़ों की एक खासियत है दोस्तों, वो ठंड में तो गर्मी का एहसास करवाते हैं, वो गर्मी में ठंड का एहसास करवाते हैं। तो यहाँ से, और जो मसाले हैं वहां पे बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हमेशा ठंडी पड़ती है दोस्तों, तो वहां पे उनको मसालों का सेवन करना अत्यधिक जरूरी होता था, क्योंकि अगर शरीर में आपको हीट पैदा करनी है तो मसालों का सेवन तो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या करते थे भारत के लोग, यहाँ से यूरोप में बेचने जाया करते थे दोस्तों। चीन और भारत के व्यापारी थे। एक तो ये ओल्ड सिल्क रूट ये हो गया, और एक यहाँ पे चीन से ये मंगोलिया होता हुआ इधर से मध्य एशिया होके ये रूट जाया करता था यूरोप दोस्तों, जो कि रशिया, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये यहाँ से तंजानिया होके ये जाया करता था। और एक ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान होके, टर्की होके, और सीधा ग्रीस में मिल जाता था दोस्तों। अब क्या हुआ कि जो ग्रीस है ना दोस्तों, ग्रीस के आगे आता है कौन, टर्की, टर्की। अब टर्की पे क्या हुआ दोस्तों, ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, ओटोमन एम्पायर, एम्पायर का कब्जा किस पे हो गया, टर्की पे। तो इन्होंने क्या हुआ दोस्तों, रास्ता बंद कर दिया। जो भाई लैंड से जुड़ा हुआ आज तक एशिया का एक ही जगह है, जो कहां पे है, टर्की के अंदर है, जिसका वर्तमान में नाम टर्किया हो गया है। तो वहां का एक ही चीज है कि वो एक ही रूट जो टर्की, उसके ऊपर मेन उनका ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। तो उन्होंने व्यापार को कट कर दिया, क्योंकि अगर यहां से व्यापार करने जाते हैं तो बहुत मात्रा में चुंगी वसूल करते। अब जो भारतीय व्यापारी थे और जो चीन के जो व्यापारी थे दोस्तों, उनको सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पे
जो अफगानिस्तान का जो गजनी ये क्षेत्र है ना दोस्तों, वर्तमान में गजनी कुछ नहीं है, खंडरों का इलाका है वहां पे। अगर अपन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मन में याद आएगा कि गजनी बहुत बड़ा कोई साम्राज्य हुआ करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये भूखे नंगे लोग थे, इनके पास में खाने की तो रोटी नहीं होती थी। ये सिर्फ भारत के लोग वो वहां से पैसा कमा के आने के बाद में, जो यहाँ पे भारत के लोग, उसके बावजूद भारत सोने की चिड़िया था दोस्तों, कि भाई ये लोग इतने लूट लिए भारत के लोगों को। यहाँ पे ये लूटने के बाद भी भारत के व्यापारियों के पास में इतना पैसा होता था कि भारत विश्व की सोने की चिड़िया हुआ करती थी। इसीलिए तो ये देखो, अंग्रेजों को, डच को, पुर्तगाली को, ये सारे लोग भारत के पीछे पड़े दोस्तों। इसका कारण क्या था कि यहाँ पे जब ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया तो अब भारत के, ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों वास्को डिगामा ने खोज करी थी भारत, ऐसा कुछ नहीं। वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज करी थी। उससे पहले क्या भारत एग्जिस्ट नहीं करता? भारत तो बहुत पुराना है दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत है। तो क्या हुआ, अब देखो कि भाई जब वास्को डिगामा को पता चला कि भाई जब भारत के अंदर मसालों का क्या, सबसे ज्यादा खेती मसालों की होती है, उसके बाद में यहाँ पे और सारी चीजें जैसे चीन से रेशम का, वो आराम से व्यापार कर सकते थे। तो क्या हुआ, फिर इन्होंने इस माध्यम से, किस माध्यम से? समुद्री मार्ग के माध्यम से 1498 के अंदर, कब दोस्तों? 1498 के अंदर किसकी खोज करी? भारत की। किसके माध्यम से? समुद्री मार्ग के माध्यम से। समुद्री मार्ग के माध्यम से किसकी खोज कर दी? भारत ने। भारत की खोज करी किसने करी दोस्तों? वास्को डिगामा ने करी। किसने करी? वास्को डिगामा। ये कहां का निवासी था दोस्तों? पुर्तगाल का। कहां का था ये? पुर्तगाल का। इसने भारत की खोज कर दी। अब क्या हुआ दोस्तों कि जब, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे लूट तो करने लगे, अब इनकी लूट से यहाँ पे पेट नहीं भरा, तो इनको लगा भाई जब अपन यहाँ इतना पैसा इनके पास में लूट लेते हैं, उसके बाद भी इनके पास में इतना पैसा है, तो क्यों ना इनके घर पे जाके ही आक्रमण करे दोस्तों। तो भारत पे आक्रमण का मुख्य आधार क्या था? जो विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने का शुरुआती कारण था दोस्तों, सिर्फ धन संपदा को लूटना। मुख्य कारण क्या था कि ये लोग सिर्फ भारत से धन संपदा लूटने आया करते। तो आपने सुना होगा कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण कर दिए और सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहां लूटा। तो ये क्या थे? ये लुटेरे थे दोस्तों। ये तो फिर भारत में इन्होंने क्या हुआ कि भारत में जब आए तो इनको पता चला कि भारत के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि भारत के लोग अपने वचन पर पक्के होते थे दोस्तों। वचन, अपनी संस्कृति, इनके ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा पक्के होते थे। और एक सत्य पर सत्य, मतलब अगर आपको किसी ने बोला है तो सत्य ही बोला होगा। तो ये क्या हुआ, शुरुआत में भारत पर आक्रमण करते रहे और उसके बाद में क्या हुआ कि जब इनका पेट वहां नहीं भरा लूटने के बाद भी, तो इन्होंने क्या करा कि भारत पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया दोस्तों। ये यहाँ से अफगानिस्तान के लुटेरे, ईरान के, ये सब कहां पे आने लगे दोस्तों? भारत के अंदर आने लगे। और भारत में आके क्या करने लगे? भारत की जो मेन चीजें थी उसके ऊपर करते रहे। और उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अपन देखते हैं कि क्या हुआ, आगे देखते हैं कि इसके बारे में अपन, कि उसके बाद में इन्होंने कैसे क्या करा दोस्तों। अब देखो भारत की राजनीतिक स्थिरता का फायदा कैसे उठाया, क्योंकि जो भारत के जितने भी राज्य थे ना, जैसे ये मान लो कि राजस्थान का इलाका था राजपूताना, ये मध्य प्रदेश था, ये गुजरात था, ये ऊपर यूपी आ गया, ये यूपी इधर पूरा, ये इधर हरियाणा, ये पंजाब। तो यहाँ पे ऐसा होता था दोस्तों कि जो भारत के राज्य थे ना आपस में, जैसे ये राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य की जो रियासतें थी ना दोस्तों, ये आपस में लड़ती थी, आपस में लड़ना। अब इन्होंने क्या करा कि भाई ऐसा हुआ तो इन्होंने को आपस में लड़वाया कि भाई आपस में लड़ जाएंगे। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी शरण में आएगा हम उसकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे कर करके इनको भारतीय लोगों को सबसे पहले क्या बोला कि तुम्हारे पास में कोई लिखित संविधान नहीं है, आपका कोई धार्मिक, अब ये बात हकीकत थी दोस्तों। अपने जो ग्रंथ है ना, ऋग्वेद थे, ये अपने पास में उस समय लिखित नहीं थे। अपनी जो संस्कृति चला करती थी वो मौखिक रूप से चला करती थी, जब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मेरी पीढ़ी में मेरे पापा ने मेरे को कुछ सिखाया, मैं अपने बेटे को कुछ सिखाऊंगा, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता था दोस्तों। अपने पास में लिखित एविडेंस नहीं थे, और जो लिखित एविडेंस थे दोस्तों उसने उसका क्या करा, इन मुस्लिम आक्रांता थे ना, इन्होंने भारत के जितने भी वो थे ना, उनको सब कुछ जला दिया दोस्तों। आपको पता, नालंदा जो कि उसकी लाइब्रेरी थी उसको पूरा जला दिया। उसमें कितना समय लगा, कितनी किताबें थी अपने देश के, अपने पास में ऐसा कुछ नहीं था। भारत में जितने विद्वान लोग थे दोस्तों, उतने इस दुनिया में कहीं पे भी विद्वान लोग निवास नहीं करते थे। भारत ऐसे ही समृद्ध नहीं था दोस्तों। आज भारत अपने पुराने,
अभी आप असल में देखो तो भारत का पुनरुद्धार हो रहा है दोस्तों, मतलब भारत में अभी वर्तमान में पुनः जागरण हो रहा है वापस। पहले भारत में बहुत ज्यादा भारत के लोग अमीर हुआ करते थे। बिहार बिहार है दोस्तों, अगर आपने बिहार का सुनो तो भारत का पहले प्राचीन काल में सबसे समृद्ध राज्य की बात करें अपन के, भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा हुआ करता था, तो भारत का सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था बिहार दोस्तों। उसका कारण क्या था कि बिहार में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि बिहार में थी। बिहार में इतनी नदियां, यमुना उमुना, उनका सारा जो फैलाव था वो कहां पे था, दोआब क्षेत्र सबसे अच्छा बिहार में था। सबसे ज्यादा कृषि यहाँ पे होती थी, खनिज संसाधन यहाँ पे थे। फिर क्या हुआ, जहां पे दोस्तों गर्मी ज्यादा होती है वहां पे जो दोआब क्षेत्र होता है वहां की जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रो करती है। यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या तेजी से बढ़ी, उसके बाद में क्या हुआ, क्या जमीन थी, वो जमीन तो उतनी रहेगी, जमीन बढ़ती गई और जनसंख्या बढ़ती गई। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों की जितने जब अंग्रेज आए अपने भारत में, तो अंग्रेजों को जितनी भी फैक्ट्रियां लगाने की आवश्यकता पड़ी ना दोस्तों, उन्होंने क्या करा, ये कोस्टल लाइन है भारत की, यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्री थी ना, यहाँ पर अंग्रेजों ने फैक्ट्रियों का निर्माण करा, बल्कि यहाँ बिहार में करवाने की बजाय। इसका क्या कारण था, उन्होंने यहाँ से कच्चे माल का तो ट्रांसपोर्ट कर लिया दोस्तों, और आराम से यहाँ पे पक्का माल करवा के यहाँ से व्यापार कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब कच्चा माल यहाँ ले गए, ना इनको रोजगार मिला, यहाँ ना यहाँ उद्योग धंधे लगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या बेरोजगारी में हो गई। तो आज वर्तमान में बिहार दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी रोजगार, ऐसी मूलभूत सुविधाओं से भी पीछा पिछड़ा हुआ। ऐसे नहीं है कि अपने भारत के सारे राज्य समृद्ध है, लेकिन बिहार इन चीजों में दूसरे राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा। और दूसरा कारण क्या है कि जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद में बिहार में ज्यादातर कोई स्थायी सरकार चली नहीं दोस्तों। वर्तमान में भी बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, वो कभी तो लालू प्रसाद के साथ में गठबंधन की सरकार करते हैं, कभी बीजेपी के साथ में करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आम जनता है उनका कोई भला नहीं होता, आम जनता पिसती है इन चीजों में। अब देखो, अब अंग्रेजों ने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पे जितनी भी बिहार में जो फैक्ट्रियां लग रही थी ना, उसको कोस्टल लाइन में शिफ्ट करवा दिया। और इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों करना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान के लुटेरों ने, ईरान के लुटेरों ने। इसका कारण था कि भारत में जब उन्होंने व्यापार करने के माध्यम से इतना पैसा कमा लिया, तो यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों कितना पैसा होगा। तो ये चीजें अब देख लो कि भारत में प्राचीन में आक्रमण के क्या कारण है। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा, यहीं पे भारत में ही अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी इन्होंने, क्योंकि भारत के ऊपर अब अपन यही बस जाएंगे। पहले भारत में कोई दूसरा धर्म नहीं हुआ करता था दोस्तों, जब धर्म दूसरा नहीं हुआ करता था, सिर्फ भारत के लोग निवास करते थे, और वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, वो सारे निवास करते थे। ये बाहर के जितने भी लोग आए थे दोस्तों, फिर इन्होंने आराम से भारतीय लोगों को आपस में लड़ाया, खूब फूट डाली और अपने राज स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने बाद में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या करा, पहले जो मुस्लिम लोगों ने जो भारत के साथ में करा, वही अंग्रेजों ने करा। कि इनमें सबसे ज्यादा कमजोरी क्या है कि ये कान के कच्चे हैं दोस्तों। कान के कच्चे कैसे, कि तेरे बारे में इसने ये बोल दिया। अब इन्होंने तो वचन दे दिया ना, अब अपने भारत के लोगों की खासियत क्या, अगर आपने वचन दे दिया तो फिर आप मरने मारने पर उतार होते थे। क्या करते थे, आपस में युद्ध करते थे, और युद्ध कर करके इनको मिलता कुछ नहीं था दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्राचीन भारत के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब लिखना स्टार्ट करो दोस्तों कि भाई प्राचीन भारत में शासन संचालन का क्या आधार था और उसका क्या कारण था, इसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको मैप के माध्यम से अच्छे से, मैं आपको कह रहा हूं पॉलिटी में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आएगी दोस्तों। ज्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में शासन संचालन का क्या आधार था दोस्तों, वो देखते हैं अपन अब। प्राचीन भारत में शासन संचालन का आधार धार्मिक ग्रंथ। अब देखो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ में क्या कौन कौन से हैं, वेद है, उपनिषद है, नीति है, धार्मिक ग्रंथ थे। अब देखो दोस्तों, प्राचीन भारत में जो शासन संचालन का आधार क्या थे, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भारत में शासन का संचालन किया जाता था दोस्तों। अब देखो,
प्राचीन भारत के काल बाद में मौर्य काल में शासन संचालन का क्या आधार था दोस्तों? मौर्य काल में मौर्य काल में अब देखो दोस्तों, लिखो आप दोस्तों, लिखना प्रारंभ कर दो। मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र द्वारा शासन संचालन, शासन संचालन किया जाता था। अब देखो दोस्तों, मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र द्वारा शासन संचालन किया जाता था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ब्रिटिश काल में क्या हुआ। ब्रिटिश काल में देखते हैं दोस्तों, क्या भाई ब्रिटिश भारत में शासन संचालन ब्रिटिश काल में, अब देखो मैं दोस्तों आपको प्राचीन भारत से मौर्य काल से सीधा ब्रिटिश काल में लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ब्रिटिश काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा संविधान व संविधान सभा की मांग किए जाने लगी। अब देखो दोस्तों, ये लिखो आप, देखो ब्रिटिश काल में भारत के लोगों द्वारा संविधान में संविधान सभा की मांग की जाने लगी। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो सीधा मतलब ब्रिटेन से भारत के ऊपर शासन क्या कैसे करती थी, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। शुरुआत में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट की श्रृंखला शुरू करी थी। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम की शुरुआत कर दी थी। मतलब वो सीधा वहां पर अपनी संसद में प्रस्ताव पारित करते हर 10 साल में और सीधा भारत के ऊपर भेज देते कि भाई ये आपको ये विधियां है, ये इस कानून को ऐसे इंप्लीमेंट करना है, या भारत पे शासन संचालन कर दो। अब भारत के लोगों की तो उसमें कोई भागीदारी थी नहीं ना दोस्तों, तो इसकी वजह से भारत के लोगों को क्या क्या करने लगे, वो भारत का संविधान और संविधान सभा की मांग करने लगे दोस्तों। एक बार आपने ये लिख लिया होगा, इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन डेट वाइज चलेंगे पूरा, मतलब 1895 से स्टार्ट होके पूरा अपन अपने देश की जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता, जब तक अपन पूरा डेट वाइज चलेंगे कि कौन सी डेट को क्या हुआ पूरा का पूरा। ये डेट आपको जो डेट में मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, ये आरएस एग्जाम में आपको एज इट इज आपको वैसे के वैसे आंसर राइटिंग करनी है बुलेट पॉइंट में। मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट लिखवा रहा हूं, ना कि इसमें मैं कोई कचरा भरवा रहा हूं कि कैसे क्या क्यों, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में बिल्कुल आपको फैक्ट समझा रहा हूं। अब देखो दोस्तों 1895 में क्या हुआ था, लिखना आरंभ करो। 1895 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, जिसे क्या कहते हैं, स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक कहते हैं। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किया गया। अब देखो दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, स्वराज विधेयक तैयार किया गया था, किंतु यह लागू नहीं हुआ। यह भारतीयों के लिए बनाया गया पहला संविधान का
प्रारूप था, मतलब हम भारत के लोगों पर कैसे शासन कर सकते हैं, उनके कानूनों की एक श्रृंखला तैयार की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक बार ये लाइन लिखो आप। अब देखो दोस्तों, 1915 में भारत के लोगों के लिए कानूनों कानूनों का प्रारूप, जिसे क्या कहते हैं? गोखले का वसीयतनामा तैयार किया गया था। किंतु लागू नहीं हुआ। अब देखो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारतीय संविधान की मांग हुई, डायरेक्ट भारत छोड़ो आंदोलन वो सारा गांधी जी ने, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1885 में ही भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग शुरू हो गई थी। 1915 में गोखले का वसीयतनामा, जो कि भारतीयों के लिए कानून निर्माण का एक प्रारूप था, वो तैयार किया गया था, लेकिन किंतु लागू नहीं हुआ दोस्तों। ये 2 लाइन लिखो दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे लिखते हैं। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन ने घरेलू शासन संचालन के लिए एक मांग की थी दोस्तों, वो भी लिखेंगे अपन होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा। तो दोस्तों आप यहीं पे लिख लो, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान घरेलू शासन संचालन के लिए मांग की। अब देखो दोस्तों, 1916 में क्या हो रहा था? होम रूल लीग आंदोलन के दौरान किसकी मांग की गई थी? घरेलू शासन संचालन के लिए मांग की गई थी। किन से की गई थी? अंग्रेजों से की गई थी दोस्तों। एक बार आप ये लिख लो, उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। मिटा रहा हूं दोस्तों मैं, आप एक बार वीडियो को रोक के देख लेना। अपन बात करेंगे दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने कब मांग करी? देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान व संविधान सभा की मांग की। अब देखो दोस्तों, 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा एक साक्षात्कार आयोजित किया गया। उस टाइम ऐसा हुआ नहीं करता था कि कैमरे वाले आगे सामने माइक दे दिया,
कि लो साहब बोलो आप क्या संविधान और संविधान सभा की मांग करना चाहते हो, ऐसा नहीं हुआ करता था दोस्तों। उस टाइम पे पत्रकार आते थे और पत्रकारों के सामने महात्मा गांधी ने इंटरव्यू दिया और उनको बताया कि हम भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, जिस संविधान में भारत के लोगों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, भारत के लोगों पर किस तरीके से शासन किया जाएगा, न्यायपालिका क्या कार्य करेगी, विधायिका क्या कार्य करेगी और कार्यपालिका क्या कार्य करेगी, और उसके अंदर भारत के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से प्रावधान होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने या नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें किसमें थी दोस्तों, कि संविधान और संविधान निर्माण में ये थी। तो महात्मा गांधी ने किसके माध्यम से मांग करी संविधान, वे संविधान सभा की एक साक्षात्कार के माध्यम से। कब करी थी? 5 जनवरी 1922 को। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो 1924 में पहुंचते हैं दोस्तों। अब अपन धीरे धीरे दोस्तों अपन संविधान सभा के शुरुआत में जो बैठ के हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में संविधान निर्माण शुरू हो जाएगा अपना 1924 में। मोतीलाल नेहरू, अब देखना दोस्तों जो मोतीलाल नेहरू है वे ये वही है जवाहरलाल नेहरू के पिता। अब यह देखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू की फैमिली है दोस्तों वो आज से भारतीय राजनीति में सक्रिय नहीं है, या आजादी के टाइम से भारतीय राजनीति में सक्रिय है। जो वर्तमान में, पहले क्या हुआ करता दोस्तों, अपने देश में क्या है कि एक लड़ाई की आदत पड़ी हुई है कि पहले अपन किससे लड़ते थे, जो पुराने मुस्लिम आक्रांता जो अपने देश पर आक्रमण करते थे उनसे लड़ते थे। उससे पहले क्या करते थे, आपस में लड़ते। जब मुस्लिम आक्रांता हट गए तो फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों से अपन ने लड़ाई लड़ी। अब अंग्रेज चले गए तो फिर क्या हुआ, जो कांग्रेस मुख्य पार्टी थी कांग्रेस में विभाजन हुआ, फिर ये आपको आपस में लड़े। अब पूरे के पूरे जो कांग्रेस और जो पहले आपस में लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी अब शासन में आई है तो अब बाकी सब लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आप देखो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे के रूप में मुख्य विपक्षी पार्टियां थी, और अभी वर्तमान में जो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा में, ये साथ में होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अपने देश की राजनीति में जो भगदड़ मची हुई है दोस्तों, जो क्या बताऊं मैं आपको, पूरा कचरा कर रखा है इन लोगों ने। मतलब लोगों की जो भावनाएं आहत है उनको बिल्कुल आहत कर रखा है। लोग किस पार्टी की किस विचारधारा को समझ के वोट देते हैं, और ये लोग बाद में पूरी की पूरी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कभी कितने विधायक किस पार्टी में चले जाते हैं, कभी कितने किस पार्टी में चले जाते हैं। इसके मतलब दोस्तों ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। जब आपको लोगों ने जिस पार्टी के सिंबल के नीचे वोट दिया है तो फिर आप वो पार्टी छोड़ कैसे सकते हो। अगर वो पार्टी आप छोड़ रहे हो तो ये तो आप लोगों के साथ में ना इंसाफी कर रहे हो। यही तो अपने देश में वर्तमान की स्थिति है दोस्तों। कांग्रेस पहले मुख्य पार्टी हुआ करती थी, तब ये बाकी सब लोग कांग्रेस के पीछे कांग्रेस को भला बुरा कहते थे, सब कहते थे। आज कांग्रेस इकट्ठी होके बाकी सब लोगों को लीड कर गए, अब ये आपस में मिलकर बीजेपी को हराने का प्लान बनाए। ये देश की दोस्तों वर्तमान की दुर्दशा है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो उस समय की जो संसद थी, केंद्रीय विधान मंडल, मतलब जो वर्तमान में अपनी संसद है, वो उस समय अंग्रेजों के जमाने में जो संसद हुआ करती है उसमें एक प्रस्ताव रखा। मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधान मंडल में, केंद्रीय विधान मंडल में प्रस्ताव रखा। अब देखो दोस्तों प्रस्ताव क्या रखा है इन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में। इन्होंने कहा कि जो भारतीयों के लिए जो कानून निर्माण हो उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो। मतलब अगर आप भारत के लिए कानून निर्माण बनाते हो किसी भी विधान के माध्यम से, तो उसमें भारतीय लोगों का भागीदारी दो। मतलब भारत के लोग भी उस विधान में शामिल होने चाहिए कि भारतीय लोगों की क्या आवश्यकता है, भारत के लोगों को किस चीज में रियायत देनी चाहिए, भारत के लोगों के कौन से अधिकार होने चाहिए। ये सारी चीजें कौन करते थे, ये किसने मांग करी, मोतीलाल नेहरू ने। तो क्या मांग करी दोस्तों कि भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित, भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो। अब देखो दोस्तों इन्होंने ये प्रस्ताव रखा और अंग्रेजों की मंशा के विरुद्ध इस प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्तों, पारित। अब देखो दोस्तों अंग्रेजों की मर्जी
के बिना के बिना इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव को पारित किया गया। अब देखो दोस्तों, अंग्रेजों की मर्जी के खिलाफ इस प्रस्ताव को पारित तो कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल ने क्या करा, इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। तो गवर्नर जनरल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। तो यह प्रस्ताव क्या हुआ दोस्तों, लागू नहीं हुआ। एक बार आप ये लिखो, इसके बाद में आगे लिखते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, जब ये प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो देश के अंदर क्या फैल रही दोस्तों, व्याप्त अशांति फैल रही है। अब ये व्याप्त अशांति को फैलने के लिए भारतीय लोगों के लिए कुछ तो जुमला फेंकना था ना अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने क्या करा, एक समिति का गठन करा दोस्तों। एक समिति का गठन कौन सी समिति का गठन करा, मुंडी मैन समिति का गठन करा था दोस्तों। देखो इस प्रस्ताव में, इसके आगे ही लाइन लिखना है दोस्तों, इस प्रस्ताव से देश में फैली व्याप्त अशांति को कम करने के लिए मुंडी मैन समिति का गठन